नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है विसर्ग संधि की विसर्ग संधि किसे कहते हैं और विसर्ग संधि के कौन कौन से नियम हैं, कहाँ कहाँ पर विसर्गों का परिवर्तन होता है, तो उसके लिए कौन कौन से नियम हैं, उन सभी का वर्णन हम जो है इस वीडियो में करते हैं। तो सर्वप्रथम जो है कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर लें और जो भी आपके साथी हैं जिन पर संधि विषय लगा हुआ है जिनके भी सिलेबस में, तो आप उनको जो है ये वीडियो शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखिए कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं कि सर्वप्रथम जो है विसर्गे दी हुई हो, वो विसर्गे जो किसी भी शब्द के अंत में विसर्गे दी हुई मिलेंगी और उसके बाद में क्या है कोई भी स्वर या फिर कोई भी व्यंजन दिया हुआ हो, तो वहाँ पर विसर्गों में कोई ना कोई परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहेंगे, संधि, विसर्ग संधि कहेंगे। ठीक है, तो इसके बाद उदाहरण देखिए क्या है, मनः प्लस हरः। देखिए मनः इस शब्द के अंत में क्या है, विसर्गे है, इस शब्द के अंत में क्या है, विसर्ग है और उसके बाद में व्यंजन आया है, तो विसर्गों में कोई ना कोई परिवर्तन हुआ है और शब्द क्या बन गया, मनोहर। इसके बाद निहि प्लस फलम है, तो विसर्गों के बाद कोई ना कोई व्यंजन आया है, तो विसर्गों में परिवर्तन हो करके श बना है। ठीक है, श बना है, तो यहाँ पर कौन सी संधि हुई, विसर्ग संधि। और इसके बाद देखिए विसर्ग संधि के नियम, तो सर्वप्रथम जो है उत्व संधि है। पहला रूल क्या कहता है कि उत्व संधि विसर्ग को ऊ करने का नियम होता है कि विसर्गों के स्थान पर क्या होगा, ऊ होगा, लेकिन होगा कहाँ पर, उसके लिए एक नियम दिया हुआ है। ये मैंने आपको लिखी हुई है कि निसर्ग की जगह पर विसर्ग कर लीजिएगा बेटा, विसर्ग कर लीजिएगा। ये क्या है, विसर्ग, कि विसर्ग से पहले अ और विसर्ग के बाद में अ वर्ण या फिर किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, तो प्रथम अ और विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। अ और विसर्ग के स्थान पर नहीं, सिर्फ विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, विसर्ग अ और विसर्ग के स्थान पर, इन दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। कैसे होगा, देखिए मैंने एक लाइन लिखी हुई है नीचे, ये वाली, हमें इसको समझना है और इससे ही हमारे जो हमने ऊपर ये नियम लिखा हुआ है ये क्लियर हो जाएगा। जैसे विसर्गे हैं, विसर्गों से पहले अ दिया होना चाहिए और उसके बाद में क्या हो, अवर्ण हो या फिर तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। अब ये तीसरा चौथा पांचवा वर्ण कौन सा है, ये हर एक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण है, क्योंकि प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। ठीक है, जैसे कवर्ग है, कवर्ग में क ख ग घ अंग है, तो उसके तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या फिर य र ल व दिए हो, हमारे अंतस्थ वर्ण दिए हों, तो अ की जगह पर और विसर्गों की जगह पर ओ हो जाता है। ये ओ किस तरह से बनता है, देखिए हमने गुण संधि की थी। गुण संधि में क्या रूल था कि अ प्लस में ओ दे रखा हो तो उन दोनों के स्थान पर क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। तो इस तरह से ये ओ बनता है। ठीक है, तो अब उदाहरण देखिए, जैसे उदाहरण दिया हुआ है प्रथम प्लस अध्यायः, तो विसर्गे हैं, विसर्गों के बाद विसर्ग से पहले म है, तो म का जब वर्ण विच्छेद करते हैं तो म हलंत और अ आता है। ठीक है, तो अ के बाद विसर्गे हैं, विसर्गों की जगह पर ऊ बन गया, तो अ और ऊ दोनों मिल करके क्या बनेंगे, ओ बनेंगे। ठीक है, ओ बन जाएगा। अब उसके बाद में आया है स्वर, अगर उसके बाद स्वर में भी अ आए तो अ का यह अवग्रह चिन्ह बन जाता है। ठीक है, अगर स्वर हो तो अवग्रह चिन्ह बनेगा, अगर व्यंजन दिया हुआ हो तो व्यंजन उसमें प्लस हो जाता है। ठीक है, जैसे प्रथम अध्याय में क्या है, अ और विसर्गों का ऊ बन करके ओ बन गया, उसके बाद अ आया था तो अ की जगह पर अवग्रह चिन्ह आया। ठीक है, इसके बाद सेकंड में देखिए मनः प्लस हरः दिया हुआ है, मनः प्लस हरः, तो इसमें क्या है, विसर्गों से पहले अ है, न में क्या है, अ है, क्योंकि अ नहीं होता तो विसर्ग ही नहीं होती। ठीक है, तो हरः, ह क्या है, यहाँ पर हम ह लिख लीजिएगा, इसमें यह रवाल ह हो तो क्या होगा, मनोहरः बन जाता है। ठीक है, सह प्लस अपि, अब विसर्गों के बाद अ है तो अ का क्या बन गया, अवग्रह चिन्ह बन गया। इसी के बाद देखिए यशः प्लस गानम है उदाहरण, तो विसर्गों से पहले श आया है। ठीक है, तो श का हम में अ है तो विसर्ग आई है, अ और ऊ, विसर्गों का ऊ बन करके अ और विसर्गों का ऊ बना, तो इन दोनों की जगह पर क्या आ गया, ओ। ठीक है, तो ये ओ इसमें दिया हुआ है, यशो गानम, तो जो गानम में बाद में गानम शब्द आया है उसको हम प्लस कर देंगे उसमें। ठीक है, उसके साथ जोड़ देंगे, इकट्ठा लिखेंगे उसको। ठीक है, अगर इसके बाद देखिए यहाँ पर अह नहीं है, ये कह है, कह प्लस अवदत आ जाए तो विसर्गों को ओ बन जाता है और अ को अवग्रह चिन्ह। इसके बाद देखिए हमारा जो सेकंड दिया हुआ है रत्व संधि।
ठीक है। रत्व संधि क्या कहती है कि विसर्गों के स्थान पर र हो, ठीक है। तो उसके लिए भी नियम है कि विसर्गों से पहले अ या आ के अलावा कोई भी स्वर हो, मतलब विसर्गों से पहले अ या आ के अलावा कोई दूसरा स्वर हो, अ से भिन्न कोई स्वर हो, तो विसर्ग के बाद कोई भी स्वर हो या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या फिर य र ल व हो, तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है, ठीक है। ये तो थी आपकी डेफिनेशन जो बुक के अनुसार दी हुई है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे इस तरह से, ठीक है, कि अ या आ के अलावा कोई भी स्वर हो, स्टार्टिंग में अ या आ नहीं होना चाहिए, ऊ हो सकता है, ई हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद कोई भी स्वर हो, ठीक है, और कोई भी स्वर हो, वो जो भी इसमें परिवर्तन होगा वो स्वर उसमें प्लस हो जाएगा, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, अभी मैंने बताया था कि वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो। उसके बाद य र ल व दे रखा हो तो विसर्ग के स्थान पर र होगा। अब देखिए सिर्फ विसर्ग के स्थान पर र होगा और बाद में जो भी शब्द दिया हुआ है वो उसमें प्लस हो जाएगा। जैसे कि ये दिया हुआ है निहि प्लस बलह, निहि प्लस बलह, तो विसर्गों के स्थान पर र होगा। क्यों? क्योंकि नी में क्या है, देखिए ये नी है, नी का वर्ण विच्छेद कीजिए, न है, न प्लस में ई, ठीक है। तो अ से भिन्न स्वर है, अ तो नहीं है, ना ही आ है, तो फिर क्या होगा, ये शब्द भी ऐसे ही रहेगा नी, लेकिन विसर्गों की जगह पर र बन गया। और र कैसा होगा, हलंत वाला। जो हलंत होता है, ठीक है, तो वो वर्ण के किसी भी शब्द के ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो देखिए अब क्या बन गया, निर्बलः, ठीक है। इसके बाद आसीहि वादः, ये आपके जो उदाहरण लिखे हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, तो देख लीजिए इन्हीं को और अच्छी तरह से इनको याद रखना है। आसीहि में ई की मात्रा आई है बाद में, उसके बाद विसर्गे हैं तो विसर्गों का र बन गया और वादः प्लस कर दिया हमने, तो शब्द क्या बन गया, आशीर्वादः। इसी तरह से साधु प्लस गतः, साधुर्गतः बना, ठीक है। बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाद विसर्गों से पहले ऊ आया है तो अ या आ से भिन्न है और तीसरा वर्ण दिया हुआ है ग, तो क्या बन गया, साधुर्गतः। उसके बाद बहि प्लस मुखः क्या बन गया, बहिर्मुखः। इसी तरह से दुर्जनः शब्द बना है। तो थर्ड हमारा जो नियम है सत्व संधि, तो सत्व संधि क्या है, विसर्ग के स्थान पर हमारे 3 श आते हैं, ठीक है। एक स होता है, एक श होता है और एक श होता है, ठीक है। तीनों का उच्चारण स्थान अलग अलग है, बोलने पात्र से ही उनमें हमें जो भी फर्क होता है वो पता चलता है। तो देखिए कि विसर्ग के स्थान पर श कहाँ पर होगा, ठीक है। श शलगम इस तरह से याद रख सकते हैं, शेविंग इस तरह से श को इसको हम याद रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कोई भी स्वर दे रखा हो कहाँ पर, विसर्ग से पहले, ठीक है, प्लस हमारा यहाँ है, इससे पहले विसर्ग हो, विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो और उसके बाद में ये 3 वर्ण दे रखे हैं श च छ, तो क्या होगा, विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है, ठीक है। देखिए देवः, अब विसर्गों से पहले अ आया है, ठीक है, उसके बाद क्या है च, तो च वर्ण इसमें दे रखा है, तो क्या होगा, विसर्गों के स्थान पर श होगा, देवश्च शब्द बन जाएगा। उसके बाद दुह प्लस शासन, तो विसर्गों के बाद में श है, ये रूल भी कहता है कि श होना चाहिए, तो दुशासन शब्द बन गया। दुचरित्र, दुह प्लस चरित्र, तो क्या बन गया, दुश्चरित्र, ठीक है। तो हमें ये लाइन याद रखनी है कि कहाँ पर होगा। नियम क्या कहता है कि कोई भी स्वर हो, उसके बाद विसर्गे हो, उसके बाद श च छ में से कोई भी शब्द वर्ण आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर श होगा। और एक बात याद रखना कि बाद में जो भी वर्ण चेंज होता है वो हलंत होता है। स्वर को छोड़ करके जितने भी व्यंजन बनते हैं वो सभी क्या होंगे, हलंत होंगे, हाफ आएंगे वो, ठीक है। इसके बाद देखिए विसर्ग के स्थान पर श षटकोण, ठीक है, ये कहाँ पर बनता है, रूल क्या कहता है कि स्टार्टिंग में ई या ऊ दिया हुआ हो, कहाँ पर, विसर्ग से पहले, ठीक है। विसर्ग से पहले ई या ऊ दिया हो और उसके बाद क ख ट ठ प फ दिया हो तो विसर्ग के स्थान पर श बन जाता है, ठीक है, श बन जाता है। तो जैसे निहि प्लस प्राणः, निहि में क्या है, ई की मात्रा है, उसके बाद प आया है तो प दिया हुआ रूल में, तो क्या बन जाएगा, ये श बन जाएगा, निष्प्राणः शब्द बन जाएगा। उसके बाद निहि प्लस फलः, तो फ दिया हुआ है नियम के अनुसार, तो क्या बन जाएगा, निष्फलः। ये नहीं कि हम इसकी जगह पर कोई दूसरा स या फिर श लगा देंगे, ऐसा नहीं करना हमने, ठीक है। जो रूल के अनुसार जो श आता है वही हम इसमें प्रयोग करेंगे। उसके बाद निहि प्लस कपटः दिया हुआ है तो विसर्गों का श बन जाता है, तो क्या बन गया, निष्कपटः, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर ये श लिखा हुआ है, यहाँ पर श कर लीजिए, इसको स कर लीजिए,
इसको कट करके यहाँ पर स लिखना है, ठीक है। मैं तभी कहता हूँ कि वीडियो को पूरा देखिए और जो भी थोड़ी बहुत गलती हो जाती है वो इसमें बताई जाएगी साथ के साथ, ठीक है। तो इसके बाद क्या है कि कोई भी स्वर हो, कहाँ पर विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो और विसर्ग के बाद क्या हो, क त थ और श हो, ठीक है। तो स हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर स हो जाएगा, ठीक है। ये जैसा हम सांप में लिखते हैं, सपेरे में लिखते हैं, ठीक है। मेरे नाम में भी आता है सोहन, ठीक है। तो वो वाला क्या आएगा, स। तो जैसे देखिए हम बहुत बार ये शब्द आते हैं कि नमः प्लस कारः, नमः प्लस कारः। अब विसर्गों से पहले क्या है, कोई भी स्वर है, क्योंकि म में स्वर है, अ है। उसके बाद क शब्द, क वर्ण आया है, क वर्ण दिया हुआ है, तो कौन सा होगा, नमस्कारः। नमस्ते भी बोलते हैं हम, नमः प्लस ते क्या बन जाएगा, नमस्ते। दुह प्लस साहसः, स शब्द स वर्ण दिया हुआ है तो क्या बन जाएगा, दुस्साहसः। इसके बाद जो है हमारा दिया हुआ है कि विसर्गों का लोप, ठीक है। ये विसर्गों का लोप कहाँ पर हो जाता है, विसर्गों का लोप नियम दिए हुए हैं कि जहाँ पर अ या आ हो शुरू में और उसके बाद विसर्गे हो और तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या फिर य र ल व ह हो तो विसर्गों का लोप हो जाता है, ठीक है। विसर्गों का लोप हो जाता है। देखिए सह विष्णु, स विष्णु, ये ज़्यादातर जो है वेदों में इस तरह का प्रयोग देखने को मिलता है हमें। सह विष्णु तो क्या बन गया, स विष्णु, ठीक है। उसके बाद देखिए सह प्लस गच्छति है, तो सॉरी यहाँ पर लिख लीजिए आगे क्या लिखना है हमने, स विसर्गे हटा देंगे और फिर गच्छति शब्द लिख दीजिए, ठीक है। सह किस तरह से है, ये ऐसे है, स और फिर गच्छति, तो गच्छति को हम लिख देंगे। विसर्गे हटा करके हमें दोनों शब्दों को इकट्ठा नहीं लिखना है, इन दोनों शब्दों को भी इकट्ठा लिखो, इनको हमें अलग अलग ही रखना है, सिर्फ हमें विसर्गे हटानी है, ठीक है। विसर्ग का लोप का मतलब क्या है, विसर्गों का गायब हो जाना, विलुप्त हो जाना, ठीक है। इसके बाद सेकंड रूल क्या कहता है कि विसर्गों से पहले अ दे रखा हो, फिर विसर्गे हो या फिर अ से, अब देखिए विसर्गों के बाद अ से भिन्न कोई भी स्वर हो, अगर भिन्न स्वर होगा तभी होगा ना, क्योंकि विसर्ग कोई भी स्वर दे रखा हो सिर्फ, ठीक है। तो क्या आएगा, अतः प्लस एव है, अतः प्लस एव तो अतएव बन गया। उसके बाद सह प्लस विष्णु है। अब ये देखिए ये दोनों नियम हमारे समान से हैं कि सह प्लस विष्णु हैं, ये मतलब कि ये रूल और ये नीचे वाला रूल दोनों सेम है। हम इसको भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी स्वर भी हो, इस रूल में भी हम लिख सकते हैं कि कोई भी स्वर हो, दोनों को इकट्ठा भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको अलग से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। कि अगर अ हो और फिर विसर्ग ने रखी हो और उसके बाद अ से भिन्न कोई भी स्वर हो तो विसर्गों का लोप हो जाता है, ठीक है। जैसे अतः एव, तो अतः के बाद ए था तो अतः के बाद क्या है हमारा एव आया हुआ है, तो ए स्वर है तो विसर्गों का लोप हो गया, लेकिन हमने लिखा शब्दों को अलग अलग है। उसके बाद सह प्लस विष्णु है, ये उदाहरण इसमें है, ठीक है। उसके बाद है रामः प्लस इच्छति, तो रामः माँ में क्या है, अ है। उसके बाद ईश्वर आया है तो रामः प्लस इच्छति आएगा, इच्छित शब्द लिखा हुआ है, इसको इच्छति लिख लीजिएगा, इच्छति आएगा। उसके बाद क्या है हमारा थर्ड कि सह और एषः, सह और एषः शब्द हो और प्लस में क्या हो, अ के अलावा कोई भी वर्ण, अवर्ण नहीं होना चाहिए, तो विसर्गों का लोप हो जाता है। तो उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण में क्या है कि सह प्लस वदति दिया हुआ है, सॉरी सह प्लस सह वदति, अब वदति व, ठीक है। अ के अलावा कोई भी वर्ण हो, स्वर की तो बात नहीं की है, चाहे यहाँ पर कोई भी व्यंजन भी हो तो विसर्गों का लोप हो जाता है, सवदति बन जाता है। इसी तरह से एषः कह, एषः कह, एषः में विसर्गे हैं तो एषः की विसर्गे हट जाएंगी तो क्या बन जाएगा, एष कह, ठीक है। तो इस तरह से हमारे सिलेबस में जो है यही नियम थे, तो हमने इनको वर्णित किया और इनको अच्छी तरह से लर्न करना है